Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel Stock Market Detective. So आज मैं जिस कंपनी की एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो भी एक पीएसयू बैंक सेक्टर की पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो कल जो हमने एनालिसिस किया था वो पंजाब नेशनल बैंक का किया था. सो उसी कैटेगरी में हम कह सकते हैं उसके जो पीयर्स में उसी सेम कैटेगरी में पीएसयू बैंक्स की कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में जो एक बैंक है जो दूसरी बैंक है उसका नाम है जिसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो हम इसकी एनालिसिस करेंगे जैसे कल हमने पंजाब नेशनल बैंक के लिए किया था. क्योंकि लेट मी शो यू ऑन दिस ट्रेडिंग व्यू. अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक का एक बार चार्ट देख लें जो कि जिसमें जो कि जैसे हमारा निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया के टॉप 5 कंपनीज का एक तरह से वो कलेक्शन है ना. तो वैसे ही यहाँ पर जो ये निफ्टी पीएसयू है इसमें इंडिया की जो लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर वो टॉप 10 बैंक्स का जो एक तरह से कह सकते हैं हम कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं. तो उसकी ये एक इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंक्स इंडेक्स. तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर एक जैसा मैंने कहा था कि अगर ये इस छोटे से शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम देख सकते हैं कि आज ही शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में. और यहाँ पर लिखा भी है कि इंडियन पीएसयू बैंक सी शार्पेस्ट फॉल TKFI स्टिक. नो, ये तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है 3 दिसंबर की, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है और यहाँ से भी ये चलना शुरू कर सकता है तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको एक रैली दे सकता है. क्योंकि जब भी ये ऐसे चलता है तो एक अच्छी रैली देकर ही जाता है. जैसे यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेशन किया था और फिर यहाँ पर जो रैली दी तो वैसा. तो जैसे हमने कल पंजाब नेशनल बैंक का एनालिसिस किया था तो अभी हम यूनियन बैंक को समझ लेते हैं, कुछ उसके फंडामेंटल देख लेते हैं. देन आई विल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में कि इसमें क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है और कैसा इसका आगे टारगेट वगैरह हो सकता है. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका मार्केट कैपिटल हम देख सकते हैं कि 1,17,000 करोड़ के आसपास है. करंट प्राइस जो है इसका वो बुक वैल्यू से कम है. करंट प्राइस है 154 यानी कि 154 एंड बुक वैल्यू है इसकी 165. इसका ROCE 6.72 है और ROE 17% है 17% है जो कि एक्सीलेंट है. ROCE यहाँ पर थोड़ा सा कम है जिस जो कि PNB के केस में भी था. लेकिन अगर हम पीयर्स में जाकर देखें और यहाँ पर ROCE परसेंटेज लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीडियन ROCE है इस PSU बैंक सेक्टर का वो मीडियन ROCE 6.23% है और जो हमारे यूनियन बैंक का है वो 6.27 है. मीडियन से ज़्यादा ही है, कम नहीं है. और जो बाकी जो और अदर्स बैंक है उनका भी अराउंड 6 ही है या फिर उससे भी कम है, 5 के अराउंड है, मीन्स नियर अबाउट 6 ही है. तो अगर हम पीयर्स की कंपैरिजन करें तो ROCE यहाँ पर अच्छा है, ख़राब नहीं है. ROE एक्सलेंट है. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की, जो कि स्क्रीनर पर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही मेंशन है. तो यहाँ पर जो प्रोज हैं कि यहाँ पर ये बुक वैल्यू से कम 0.93 टाइम्स यानी कि बुक वैल्यू से कम पर अभी ट्रेड कर रहा है. डिविडेंड भी दे रहा है ये स्टॉक. कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 50% की CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में. कंपनी हैव बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है, मतलब डिविडेंड दे रही है कंपनी. और कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो गई है 224 दिन से 117 दिन के बीच में, 117 दिन तक आ गई हैं. ओके. सो अभी अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे सितंबर 2022 में जो क्वार्टरली रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट था वो 1850 करोड़ था और
जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 3500 करोड़ हो गया, और जो सितंबर 2024 में बढ़कर 4750 करोड़ हो गया, एंड सितंबर 2025 में बढ़कर 25 में ये 4426 करोड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ईयरली देखें तो यहाँ पर ईयरली जो ग्रोथ है सेल्स की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मार्च 2024 में सेल्स हुई थी वो 1 लाख करोड़ के आसपास हुई थी, एंड जो मार्च 2025 में सेल्स हुई हैं वो 1,08,417 करोड़, यानी कि लगभग 8.5% की ग्रोथ है यहाँ पर। तो एंड प्रॉफिट्स में भी हम वो ग्रोथ देख सकते हैं। एंड अभी एक क्वार्टर इसका बाकी है, जो कि जनवरी फरवरी मार्च वाला है। और यहाँ पर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल की, 5 साल की और ये 3 साल की देख सकते हैं, जो कि एक्सीलेंट है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सीलेंट है, स्टॉक प्राइस CAGR एक्सीलेंट है, निफ्टी को तो बीट कर ही रहा है ये। तो ये सब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमने देख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें NPAs, ओके यहाँ पर NPAs मेंशन नहीं है, पर हम जस्ट सर्च कर लेते हैं NPAs, नेट NPAs, इन यूनियन बैंक। तो अभी गूगल के AI मोड पर अगर हम जाएंगे तभी भी हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज नेट NPA रेशियो हैज शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फॉलिंग फ्रॉम 0.3 एज ऑफ मार्च। ओके, फॉलिंग 2, यानी कि ये लगभग 0.63% हो गया है एज ऑफ मार्च 2025 तक। तो सितंबर 2025 में जो नेट NPA रेशियो था वो 0.55% तक ही रह गया है। तो देख सकते हैं कि NPA यानी कि इसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी वो कम हो रहे हैं, और इससे पता चलता है कि यहाँ पर एसेट क्वालिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक्स एसेट क्वालिटी शो अ नोटेबल डिक्रीज इन नेट NPAs, ओके, अ पॉजिटिव ट्रेंड इन रीसेंट क्वार्टर्स। सो ये तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया, जो कि डेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था स्क्रीनर पर। एंड यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस शीट में आकर, तो यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं इसके वो 2014 में 18,000 करोड़ थे, जो कि आज 1,18,000 करोड़ हो गए हैं। डिपॉजिट्स जो कि पहले 3 लाख करोड़ के आसपास थे, आज 12,37,000 करोड़ से भी ज़्यादा के डिपॉजिट्स हो चुके हैं। बोरोइंग यहाँ पर बहुत ही मिनिमम बोरोइंग है, अगर मैं कहूँ जस्ट 69,000 इन अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ हम रिजर्व्स देखें और डिपॉजिट्स देखें। यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो 10 है, जो कि अगर हम पीयर्स में जाकर देखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो इस पूरे इंडस्ट्री का कितना है, PSU बैंक्स का मीडियन डेट टू इक्विटी रेशियो 10.97 यानी कि 11 है, और इसका 10.4 है, जो कि मीडियन से कम है। तो ये भी एक हेल्दी डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन कर रही है बैंक। एंड इन्वेस्टमेंट्स हम देख सकते हैं कि 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड अदर एसेट्स प्रेजेंट हैं, फिक्स्ड एसेट 10,000 करोड़ के आसपास हैं। तो इसकी जो फंडामेंटल हेल्थ है कंपनी की वो ओवरऑल अच्छी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी अच्छा हेल्दी मेंटेन हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ROE ओके वो मैं आपको दिखाई सकता हूँ 17%। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं, अब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग पहले दिसंबर 2022 में 83.5% के अराउंड थी, अभी धीरे धीरे गिर के ये 74.76 हो गई है। लेकिन ये प्रमोटर FIIs, DIIs एंड पब्लिक, तो इसमें प्रमोटर FIIs एंड DIIs आर स्ट्रॉन्ग हैंड्स, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, और जो पब्लिक के पास शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं वीक हैंड्स।
सो यहाँ पर अगर यहाँ से ही कुछ शेयर्स जो कि लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं, उन्होंने अगर सेल भी किया है, जो कि प्राइवेटाइजेशन के दौरान सरकार ने सेल भी किया था, तो इसको किसने खरीदा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर पहले 83.49 था। यहाँ पर एफ की होल्डिंग लगभग 1.46% थी एंड डी की 7.88% और पब्लिक की 7.17%। एंड जब ये यहाँ से 83.49 से कम होकर डिक्रीज होकर 76.99 नियर अबाउट 77% हुई, तो यहाँ पर किसके पास स्टेक ये ट्रांसफ़र हुआ? ये स्टेक ट्रांसफ़र हुआ एफ के पास, ये स्टेक ट्रांसफ़र हुआ डी के पास, और बहुत मिनिमल स्टेक ट्रांसफ़र हुआ पब्लिक के पास, जो पब्लिक ने ख़रीदा, या फिर ट्रांसफ़र भी नहीं कह सकते हम, जस्ट ख़रीदा। और उसके बाद से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड सा बन गया है जिसमें पब्लिक से जो पब्लिक के शेयर है वो उससे लिए गए, वो या तो एफ ने ख़रीदे या फिर डी ने उसको बाय किया। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि अभी के क्वार्टर में जो पब्लिक की होल्डिंग्स हैं सितंबर 2025 में, वो जस्ट 5.67 है एंड डी का स्टेक बड़ा है पहले से, एंड एफ का भी स्टेक इसमें बड़ा है पहले से। ओके, तो यहाँ पर लाइक स्ट्रॉन्ग हैंड्स की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है एंड वीक हैंड्स की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके लाइक फंडामेंटल्स की। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके अबाउट सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से इसका जो रेवेन्यू है वो 36% आता है, जो कि मैंने आपको समझाया था कल कि ये क्या होता है। द बैंक ऑफर्स द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन्स, टर्म लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ओके, जो बड़े बिजनेस और लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं उनको लोन्स देना, उनको फाइनेंस करना, वो सब। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, एंड अभी हम चलते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूनियन बैंक। ओके, सो ये हमारा चार्ट है यूनियन बैंक का। सो यूनियन बैंक में अभी हम देखें तो लेट मी जस्ट एडजस्ट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक वी कैन से लाइक, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये कप है, देन ये एक हैंडल है, एंड देन फिर ये एक हैंडल बन रहा है, बना यहाँ पर, और देन फिर ये एक, तो ये अगर हम देखें तो ये इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न और जस्ट कप विद हैंडल पैटर्न, जिसमें ये कप बना बड़ा सा और यहाँ पर एक इसका बड़ा सा हैंडल बना, और उसके बाद ये यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कुछ हैंडल बन रहे हैं। और अगर हम कहना चाहें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लाइक ये इसके रिवर्स शोल्डर्स हैं जो कि यहाँ पर बने, देन ये बड़ा सा हेड बना, देन फिर से ये शोल्डर्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बताता है? यहाँ पर लाइक ये एक पैटर्न होता है कि यहाँ पर अभी मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न काम किया है जिसमें मैंने रिटर्न बनाया वो है कप विद हैंडल पैटर्न। तो मैं इसको एक कप विद हैंडल पैटर्न की नज़र से देख रहा हूँ कि ये एक बड़ा सा कप है यहाँ से यहाँ तक, देन ये एक हैंडल है। तो इसमें हुआ क्या कि जो ये स्टॉक था, जो ये कंपनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने यहाँ से लाइक यहाँ पे एक गिरावट दी, देन यहाँ से इसने एक यहाँ पर भी एक इसने कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था। इस ये पूरा कप बना, लाइक मैं एक ड्रॉ ही कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये कप विद हैंडल पैटर्न है, यहाँ पर एक पूरा कप बना, देन ये एक हैंडल बना, देन इस एक और छोटा सा हैंडल बनाया और यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये चला, थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ, देन उसके बाद इसने अपर हाइज एंड हायर लोज का पूरा पैटर्न फॉलो किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट है, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर जाकर यहाँ पर इसने लाइक कंसोलिडेट करना शुरू किया, और फिर यहाँ पर इसने दोबारा से ट्राई किया था लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गया, देन दोबारा से ट्राई किया, फिर फेल हो गया। यहाँ पर फिर से इसने एक अच्छा ट्राई किया लेकिन फिर फेल हो गया, और उसके बाद ये नीचे गिरता चला गया। क्योंकि इस टाइम पर मार्केट भी वीक था, तो पूरा सेंटीमेंट मार्केट में ख़राब था, तो मार्केट में ये गिरावट आई। देन जब मार्केट में रिकवरी आई तो उसके साथ इसने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया जो कि है हायर हाइज एंड हायर लोज का। यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए इसने लाइक इस पूरे कप को कंप्लीट किया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पूरा कप।
ये पूरा कप। एंड फिर एक ये हैंडल बनाया अभी। देन यहाँ पर अभी इसने पहले ट्राई किया यहाँ पर ब्रेकआउट देने का, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, और फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट सक्सेसफुल बहुत रेयरली ही होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्राई किया, नहीं हुआ। देन यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, और यहाँ पर इसने कई बार ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। बट यहाँ पर अभी हम देखें तो इसने यहाँ पर एक बार 50 EMA का सपोर्ट लिया, देन यहाँ तक गया, फिर कुछ मार्केट में गिरावट आ गई थी अभी हमने कुछ दिन पहले। देन ये मार्केट सेंटीमेंट जब नहीं था, तो मार्केट स्ट्रांग नहीं था, तो ये भी गिर गया। नाउ आज और कल जब मार्केट स्ट्रांग था, तो इसने फिर से 50 EMA से जो है सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक दिया है। तो अगर ये इस बार इसका ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, और इसके ऊपर सस्टेन करके इसके ऊपर एक बेस बनाकर और यहाँ से फिर ये चलने लगता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरी एनालिसिस और रिसर्च है इस कंपनी को लेकर। आप इस स्टॉक को देख सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का भी पैटर्न बन रहा है। ये तो एक छोटा नियर अबाउट हम कह सकते हैं 1 या 1.5 साल का कब्बे हैंडल पैटर्न है, जो कि निफ्टी में भी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का भी पैटर्न बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो ये 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पर जो ये जो लेवल्स है, ओके, ये जो लेवल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर से गिरता हुआ है स्टॉक, है ना, जो कि ओवर वैल्यूएशन और उस समय जो बैंक्स में स्कैम निकल रहे थे, और बैंक्स की सिचुएशन ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और PSU बैंक्स की तो और भी ज़्यादा। तो उसकी वजह से जब ये नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। यहाँ पर इसने बाउंस बैक दिया, लेकिन फिर से रिट्रेस करके इसको फेल हो गया। देन ये पूरा फेल होता चला गया, और यहाँ पर इसने कई बार बाउंस बैक देकर यहाँ से फेल भी हुआ है। तो ये इसका एक तरह से अभी के लिए रेजिस्टेंस जोन है 160 का, 155 से 160 के बीच में। और ये जो है ये एक तरह से मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको तोड़ देता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। कब्बे हैंडल पैटर्न में हम कैसे वो टारगेट निकालते हैं। तो अगर हम ये वाला कब्बे हैंडल पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस कप की डेप्थ लेंगे यहाँ तक, एंड इसकी नेक लाइन के ऊपर रखेंगे। तो इसका जो टारगेट आएगा वो है 205 रुपये के आसपास। और अगर हम ये वाला बड़ा वाला कप ले रहे हैं, ये वाला कप, एंड तो हम इसकी डेप्थ मेज़र करेंगे, ओके, एंड इसको इसकी नेक लाइन के ऊपर रखेंगे। और इसको अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट है वो है लगभग 295, यानी कि 300 रुपये या फिर 290 रुपये हम मान सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं इसका स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से मैं जो देख रहा हूँ, अभी इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं अभी के लिए जो इसका छोटा शॉर्ट जो पिछले 1 साल में कब्बे हैंडल पैटर्न बना है, मैं उस पर मेरा व्यू है, ताकि ये पहले इसका ब्रेकआउट दे, और अगर इसका ब्रेकआउट देने में ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला भी कब्बे हैंडल पैटर्न देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि जब मार्केट इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, तभी भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड मेंशन किए हुए है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आती है, ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है।
तो अगर मार्केट में कुछ दिन तक बुलिशनेस रहती है या शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश रहता है तो ये डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर इसने यहाँ पर बेस बनाया और यहाँ से इसने चलना शुरू करा तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 1-2 साल के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दिस इज़ माई रिसर्च एंड एनालिसिस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।